हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ विंडो फंक्शंस देख रहे थे, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर, बार्टलेट, हैमिंग, हैनिंग और ब्लैकमैन विंडोज के फंक्शंस देखे। एक बार और आप इन फंक्शंस को देख लें। रेक्टेंगुलर विंडो आपका 1 होता है फ्रॉम 0 टू n-1। ट्रायंगुलर विंडो और बार्टलेट विंडो, इसका जो फंक्शन बनता है आपका, वो यहाँ सामने गिवन है। और इसका जो टाइम डोमेन रिस्पॉन्स बनेगा वो एक ट्रायंगल शेप दिखेगा। इसका जो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स देखेंगे, उसमें जो फर्स्ट साइड लोब है वो -26 dB तक है। ये जितना नीचे होगा, जितना कम होगा, उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, उतना अच्छा विंडो बनता है। हैन विंडो का फंक्शन आपने देखा, हैन विंडो का फंक्शन बनता है ये। ठीक है, इसको आप रेज्ड कोसाइन विंडो भी कहते हैं। इसका जब आप टाइम डोमेन देखते हैं तो ये एक बेल शेप दिखता है। और इसका जो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स में आपका फर्स्ट साइड लोब -31 dB पर आकर रुकता है। मींस इसका जो अटेन्युएशन है साइड लोब्स का, वो इधर के अटेन्युएशन से ज्यादा है। मींस स्टॉप बैंड अटेन्युएशन इसका ज्यादा है। जितना ज्यादा स्टॉप बैंड अटेन्युएशन होगा, उतना अच्छा हमारा फिल्टर का रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, हैमिंग विंडो, इट इज द रेज्ड कोसाइन विंडो विद अ प्लेटफॉर्म। इसका जब आप टाइम डोमेन रिस्पॉन्स देखते हैं, इसका फंक्शन पहले देख लीजिए। ये जो फंक्शन है, इसमें जब आप इस टर्म को 0 पुट करेंगे तो ये 0.08 आएगा। मींस मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 0.08। इसका टाइम डोमेन रिस्पॉन्स आप देखेंगे, ये भी एक बेल शेप है, लेकिन इसमें एक प्लेटफॉर्म दिखता है आपको 0.08 का, उसके ऊपर ये बेल शेप होता है। जब आप इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स में इसका जो फर्स्ट साइड लोब आता है, वो आता है -41 dB पर। अटेन्युएशन आपका जो बना वो -41 dB पर आया, स्टॉप बैंड अटेन्युएशन। एंड देन ब्लैकमैन विंडो, इसका जो फंक्शन है वो आपके सामने है। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार हैमिंग और ब्लैकमैन में। तो इन दोनों के फंक्शंस आप अच्छे से देख लें। ठीक है, यहाँ 0.54 -0.46 है, यहाँ पर 0.42 -0.5 है। ठीक है, और एक टर्म और है प्लस 0.08 cos 4 pi n by n माइनस। इसका भी जो शेप है वो परफेक्ट बेल शेप है। और परफेक्ट बेल शेप के साथ साथ इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स है, उसमें अटेन्युएशन, स्टॉप बैंड अटेन्युएशन साफ साफ दिखता है कि बहुत ज्यादा अटेन्युएशन है। और जितना ज्यादा अटेन्युएशन होगा, उतना अच्छा हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज केजर विंडो। केजर विंडो बाकी जितने भी विंडोज अभी तक हमने देखे, उन सबसे डिफरेंट है केजर विंडो। जितने भी विंडोज हमने देखे, उन सबसे डिफरेंट है और उन सबसे बेटर है। बेटर इसलिए क्योंकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग विंडो डिजाइन करें। ये आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग विंडो डिजाइन करें। ठीक है, तो यहां जो आपका WN का फंक्शन आता है, विंडो फंक्शन जो आता है टाइम डोमेन में, वो बेसल्स फंक्शन के थ्रू आता है। मतलब इसके लिए आपको बेसल्स फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप विंडो फंक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जो विंडो फंक्शन है आपके केजर विंडो का, दैट इज I नॉट
बीटा अंडर रूट 1 माइनस n माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर divided by I naught beta, where n is from 0 to n minus 1 and alpha is equal to n minus 1 by 2. Alpha is equal to n minus 1 by 2. ठीक है, n हम कहां से लेंगे? केजर विंडो के लिए जब आप n फाइंड आउट करने चलते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए दो पैरामीटर्स, एक है ट्रांजिशन विड्थ और दूसरा है मिनिमम पास बैंड अटेन्युएशन, सॉरी मिनिमम स्टॉप बैंड अटेन्युएशन, और कह सकते हैं मिनिमम अटेन्युएशन। ठीक ना? जो अटेन्युएशन है वो हमें चाहिए और ट्रांजिशन विड्थ चाहिए, और उसके बाद आप कैपिटल N फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज फिल्टर ऑर्डर। फिल्टर ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद आप अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे n बाय n माइनस 1 बाई 2, और उसके बाद आप अपना Wn फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग बेसल्स फंक्शन। ये जो I नॉट बीटा है दैट इज बेसल्स फंक्शन। I नॉट के अंदर जो भी टर्म है वो पूरा फंक्शन मिलाकर क्या बनता है? बेसल्स फंक्शन, where AA is minimum stop band attenuation and delta omega is the width of transition region, normalized transition. The order of band pass and band stop filters obtained from the above expression and should be multiplied by 2. जब आप बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर का ऑर्डर फाइंड आउट करने चलते हैं तो इस एक्सप्रेशन में आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीटा, बीटा की वैल्यू कहां से लेंगे? उसके लिए ये एक टेबल है कि जब आपका अटेन्युएशन लेस देन 21 होगा, जब आपका अटेन्युएशन लेस देन 21 होगा उस टाइम पर बीटा की वैल्यू 0 होगी। जिस टाइम पर अटेन्युएशन 21 और 50 के बीच में होगा उस टाइम पर बीटा की वैल्यू 0.5842, अटेन्युएशन माइनस 21 पावर 0.5 प्लस 0.07886 मल्टीप्लाइड बाई अटेन्युएशन माइनस 21, और जब 50 के ऊपर जाए आपका अटेन्युएशन तब बीटा होगा 0.1102, अटेन्युएशन माइनस 8.7। तो ये कुछ रिसर्चेस के बाद, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं बीटा की, जो कि अटेन्युएशन पर डिपेंड करती हैं। These all values 21, 50, these are in dB, और यहां भी जो हमें अटेन्युएशन की वैल्यू रखनी है वो भी किस में रखेंगे? डीबी में। ठीक है, तो यहां से आपका बीटा निकलेगा। तो बीटा निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? बीटा निकालने के लिए आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि आपका जो अटेन्युएशन है, स्टॉप बैंड अटेन्युएशन, मिनिमम स्टॉप बैंड अटेन्युएशन, वो 21 से कम है या 21 से 50 के बीच में है या 50 के ऊपर है। और इन तीनों अलग अलग कंडीशन में बीटा की अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, और यहां से आप बीटा कैलकुलेट करेंगे और ये बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आप जब यहां पुट करेंगे तो आपको बेसल्स फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा उसके बाद। और बेसल्स फंक्शन सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन है बेसल्स फंक्शन का, वो है आपका I नॉट x इज इक्वल टू 1 प्लस
समेशन k इज इक्वल टू 1 to 20 x by 2 पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आपको सॉल्व करना है। ये 20 इसलिए लिखा है क्योंकि कई जगह हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म्स कंसीडर करते हैं और ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट 20 टर्म्स अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद जो चेंज आएगा, उसके बाद वाली वैल्यूज में अगर कोई चेंज आएगा तो बहुत माइन्यूट, डेसिमल में बहुत माइन्यूट चेंज आएगा, जो कि इसके परफॉर्मेंस पर, फिल्टर के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं डालेगा। इसलिए हम फर्स्ट 20 टर्म्स लेकर चलते हैं। लेकिन 20 टर्म्स भी कैलकुलेट करना कॉपी पर बहुत मुश्किल टास्क है, और इसीलिए जो ये केजर विंडो है ये बेसिकली डिजाइन किया गया कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, कि जब इस पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगी, इसका कैलकुलेशन कंप्यूटर के थ्रू होगा, तब आपको रिजल्ट सही मिलेगा। तो यहां से आप निकालते हैं बेसल्स फंक्शन। ये x की जगह आप एक बार बीटा रखेंगे डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए, और एक बार ये पूरी वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है n पर। तो n जब 0 होगा तब ये एक अलग वैल्यू होगी, मींस तब आपको अलग बेसल्स फंक्शन सॉल्व करना होगा। n की वैल्यू 1 होगी तब अलग बेसल्स फंक्शन होगा, n की वैल्यू 2 होगी तब अलग बेसल्स फंक्शन होगा। मींस n टाइम्स आपको बेसल्स फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ n टाइम्स ही नहीं, n+1 टाइम्स बेसल्स फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक टर्म तो आपका ये आई नॉट बीटा भी है। तो इतने टर्म्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका जो है विंडो फंक्शन कैलकुलेट होगा केजर विंडो का। और यहां से केजर विंडो का विंडो फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद फिर प्रोसेस हमारा वही है, HDN मल्टीप्लाइड बाई WN। ठीक है, तो उस पर हम बाद में आएंगे, अभी हम विंडो फंक्शंस पर चल रहे हैं। तो हमने अभी तक रेक्टेंगुलर विंडो देखा, ट्रायंगुलर विंडो देखा, हैनिंग विंडो देखा, हैमिंग विंडो देखा, ब्लैकमैन देखा और केजर देखा। ठीक है, और इन सभी केसेस में जो आपका केजर विंडो है वो एक ऑप्टिमल फिल्टर जैसा है, जिससे कि हमें जो आउटपुट मिलता है, जो फिल्टर का रिस्पांस मिलता है, वो लगभग आइडियल जैसा मिलता है। इसका ट्रांजिशन विड्थ बहुत कम होता है और स्टॉप बैंड अटेन्युएशन भी बहुत कम होता है। ठीक ना, तो जितना कम स्टॉप बैंड अटेन्युएशन होगा, कम मीन्स मोस्टली नेगेटिव, जितना अधिक नेगेटिव होगा या जितना कम होगा स्टॉप बैंड अटेन्युएशन, उतना ही अच्छा आपका ट्रांजिशन विड्थ होगा। जबकि ब्लैकमैन और हैमिंग के केस में हम ये देखते हैं कि ब्लैकमैन विंडो जो है उसका स्टॉप बैंड अटेन्युएशन तो कम है, ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो शेप है वो शेप उसके ट्रांजिशन विड्थ को बढ़ा देता है। ठीक है, और ट्रांजिशन विड्थ उसका जो है लगभग लगभग हैमिंग जैसा रहता है। और चूंकि ब्लैकमैन विंडो में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम हैमिंग विंडो को प्रेफर करते हैं डिजाइन करना, और जनरली हम हैमिंग विंडो ही चूज करते हैं।
कंपैरिजन बिटवीन विंडो फंक्शंस। कंपैरिजन बिटवीन विंडो फंक्शंस, ये आपके पास 5 विंडोज हैं। केजर विंडो यहां नहीं बनाया गया है क्योंकि केजर विंडो एक जनरलाइज्ड टाइप का विंडो है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या पैरामीटर्स ले रहे हैं, लेकिन ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड विंडोज हैं, इनका शेप ऐसा ही आएगा। केजर विंडो का जरूरी नहीं है कि शेप ऐसा ही आएगा या कैसा आएगा, लेकिन इनका शेप ऐसा ही आएगा। इसमें आप देख रहे होंगे ये जो स्क्वायर टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है, सॉरी, ये रेक्टेंगल कौन सा है? रेक्टेंगुलर विंडो का है टाइम डोमेन रिस्पांस। ये जो दूसरा वाला है, ये डार्क लाइन, बेल शेप डार्क लाइन, जो कि एक प्लेटफॉर्म लेकर चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म किसका आता है? हैमिंग विंडो का। और इसी से सटा जो एक और ग्राफ है डॉटेड लाइन का, जो इसी ग्राफ पर चल रहा है, हैमिंग पर ही चल रहा है, डॉटेड लाइन का ग्राफ, ठीक ना? ये जो 0 पर आके रुक रहा है, ये किसका है? ये आता है हैनिंग विंडो का, हैनिंग विंडो और हैन विंडो। और जो परफेक्ट बेल शेप बनता है, वो परफेक्ट बेल शेप आपका ये वाला है, जो इधर से आया है, ये बनता है आपका ब्लैकमैन विंडो, ब्लैकमैन विंडो। और एक और विंडो है, आप देख रहे होंगे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक ना? ये जो ट्रायंगल है, ये कहलाता है बार्टलेट और ट्रायंगुलर विंडो। अच्छा, इन सारे शेप्स में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, इन सारे शेप्स में आप ये देखेंगे कि जो ट्रायंगुलर है और जो रेक्टेंगुलर है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो रेक्टेंगुलर है उसका ट्रांजिशन विड्थ ट्रायंगुलर वाले से बड़ा होगा, मतलब ट्रायंगुलर विंडो का ट्रांजिशन विड्थ इससे नैरो होता है इसके कंपैरिजन में रेक्टेंगुलर के। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है, पास बैंड शेप है, वो कम है, और इसकी वजह से इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आता है, उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में भी आपका बेल थोड़ा सा कम बनता है, ठीक ना? मेन लोब थोड़ा सा पतला रहता है कंपैरिजन टू रेक्टेंगुलर विंडो, ठीक है? लेकिन रिपल्स इससे कम आते हैं। ये जो आपका हैनिंग और हैमिंग है, हैनिंग और हैमिंग में आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम एक ही लाइन फॉलो कर रहा है, बस अंतर क्या है कि हैनिंग नीचे 0 पर जाता है और हैमिंग ऊपर ही रह जाता है, एक प्लेटफॉर्म बना लेता है। तो जब ऐसा होता है, तो वहां पर जो आपका हैनिंग विंडो है, उसमें रिपल्स हैमिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, रिपल्स हैमिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। और जो ब्लैकमैन है, ब्लैकमैन में रिपल्स तो लगभग लगभग हैमिंग जैसे होंगे, ट्रांजिशन विड्थ थोड़ा सा चेंज होता है। ये 3 विंडोज का हैनिंग, ब्लैकमैन और हैमिंग का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। ये आपका हैनिंग विंडो है, जो डार्क लाइन दिख रहा है, ठीक ना? जो हैमिंग है वो ये दूसरा वाला है, ये आया इसी से सटे हुए आ रहा है, ठीक ना? और तीसरा वाला जो आपका है ब्लैकमैन, वो ये इससे और आगे तक आ रहा है, ठीक? अब यहां से आपको क्लियर होता है कि जिसका जितना ज्यादा ये होगा मेन लोब विड्थ जिसका जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ट्रांजिशन विड्थ उसमें होगा, और जितना ज्यादा मेन लोब होगा,
उतना कम एरिया अंडर द साइड लोब होगा। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि ये जो हैनिंग वाला है, हैनिंग का ट्रांजिशन विड्थ और हैमिंग का ट्रांजिशन विड्थ लगभग लगभग बराबर है। देखो, हैनिंग और हैमिंग का ट्रांजिशन विड्थ लगभग लगभग बराबर है, लेकिन जो एरिया अंडर द साइड लोब्स है, जब आप उसकी बात करते हैं, या ये कहें कि जो आपका साइड बैंड वो है लेवल है, मैक्सिमम साइड बैंड लेवल है, वो हैमिंग में कम है हैनिंग के कंपैरिजन में, और इस वजह से जो आपका हैमिंग विंडो है वो हैनिंग से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इसमें रिपल्स रिड्यूस होते हैं। जो ब्लैकमैन विंडो है उसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो साइड लोब लेवल है वो बहुत कम है। जो आपका हैमिंग का है वो यहां पर है, हैनिंग का यहां पर है, और ब्लैकमैन का ये रहा लेवल। ठीक, तो ब्लैकमैन का लेवल इससे बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रिपल्स बहुत कम होंगे। ठीक है, इसमें रिपल्स बहुत कम होंगे ब्लैकमैन में, लेकिन ये जो एडवांटेज है रिपल्स कम होने की, ये इसका एक जो डिसएडवांटेज दिख रहा है कि इसका ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है मेन लोब, और उससे उसका ट्रांजिशन विड्थ बढ़ जाता है। अब उस ट्रांजिशन विड्थ को हमें कम करने के लिए उसका ऑर्डर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन टाइप का है आपके फिल्टर्स का, विंडोज का। फर्स्ट कंसीडर द रेक्टेंगुलर विंडो विच हैज द नैरोएस्ट मेन लोब among all the windows used before used, therefore it is not practically used, and the Gibbs phenomena occurs in this window. The Bartlett window has the transition width twice that of rectangular window. ट्रांजिशन विड्थ रेक्टेंगुलर विंडो से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। The attenuation in stop band for triangular window is less. attenuation कम है, और इस वजह से ये आपका प्रेफर नहीं होता। attenuation आपके जो रेक्टेंगुलर विंडो है उसमें ज्यादा होता है, इसमें कम है। एक तो ये एडवांटेज है बार्टलेट का, लेकिन चूंकि इसका ट्रांजिशन विड्थ बहुत बड़ा होता है, रेक्टेंगुलर में सबसे पतला होता है, क्योंकि वो शार्प कटिंग एज है, वहां पर ट्रांजिशन विड्थ तो आपका कम हो जाता है, लेकिन वहां रिपल्स बढ़ जाते हैं, अटेन्युएशंस बढ़ जाते हैं। उन्हीं अटेन्युएशंस को हमने कम करने की कोशिश करी, रिपल्स को कम करने की कोशिश करी बार्टलेट में, तो यहाँ आपका जो है ट्रांजिशन विड्थ वो इंक्रीज हो जाता है। The Hanning window has a wider main lobe than rectangular window. तो जो हैनिंग विंडो है, हैनिंग विंडो का मेन लोब रेक्टेंगुलर से बड़ा होता है, रेक्टेंगुलर से बड़ा होता है मेन लोब, मींस वाइड होता है। इट हैज अ शार्पर कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड फास्टर साइड लोब डिके। बहुत तेजी से साइड लोब्स डिक्रीज करते हैं, जैसा आपने यहाँ देखा है। इसके जो साइड लोब्स हैं वो डिक्रीज करते हैं, फास्टर साइड लोब डिके है। ठीक है, देन द हैमिंग विंडो। The Hamming window has the smaller side lobes than the Hanning window. Hamming window में Hanning की तरह तेजी से घटते तो नहीं है, लेकिन साइड लोब्स कम छोटे होते हैं
हैनिंग के कंपैरिजन में, ठीक ना। Therefore, this window offers better filtering than Hanning window. For this reason, the Hamming window is the most widely used window function. और इस वजह से हैमिंग विंडो हैनिंग विंडो के कंपैरिजन में प्रेफर किया जाता है, जो अधिकतर यूज किया जाता है। The Blackman window reduces the side lobe level at the cost of increase in transition band. ब्लैकमैन विंडो साइड लोब लेवल तो रिड्यूस कर रहा है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। इसके जो साइड लोब्स हैं वो कम है, साइड लोब लेवल्स कम है, छोटे हैं, लेकिन ट्रांजिशन विड्थ इंक्रीज हो जाती है, मेन लोब बढ़ जाता है, ट्रांजिशन विड्थ इंक्रीज हो जाता है। When windows based on empirical formula are used, the Kaiser window will be the first and the foremost window to be chosen. Kaiser विंडो एक ऐसा विंडो है कि जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं तो वहां इसी को हम ज्यादा चूज करते हैं। इट इज सुपीरियर टू अदर विंडोज because for given specifications its transition width is always small. अगर किसी एक गिवन स्पेसिफिकेशन के लिए हम रेक्टेंगुलर, बार्टलेट, हैमिंग, हैनिंग, ब्लैकमैन विंडोज चूज करें और एक केजर विंडो चूज करें तो केजर विंडो बाकी सबसे सुपीरियर दिखाई देगा, क्योंकि केजर विंडो में जो ट्रांजिशन विड्थ होगा वो बहुत पतला होगा, बहुत कम होगा। By varying the parameter alpha, the desired side lobe level and main lobe width can be achieved. अल्फा जो आपका पैरामीटर है वैसे वो होना चाहिए बीटा। The desired side lobe level and main lobe width can be achieved. जो आपका डिजायर्ड साइड लोब लेवल है और जो मेन लोब विड्थ है उसको आप अचीव कर सकते हैं by varying the parameter alpha. But its major problem is the evaluation of the Bessel's function, which is not a commonly encountered function. जैसा कि मैंने बताया था कि अपने आप में ये एक टफ टास्क है कि हम बेसल्स फंक्शन n टाइम्स तक कैलकुलेट करें, n+1 टाइम्स कैलकुलेट करें, और यही इसका एक प्रॉब्लम है केजर विंडो का। Now advantages of window function and disadvantages of window function. Advantages of window functions are the filter coefficients can be computed easily. फिल्टर कोएफिशिएंट्स आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। करना क्या है, बस HDN में WN को मल्टीप्लाई कर देना है, इजीली कंप्यूट। द विंडो फंक्शंस आर रेडली अवेलेबल, जितने भी विंडोज हैं उन सबके विंडो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड द रिपल्स इन बोथ पास बैंड एंड स्टॉप बैंड आर ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। केजर विंडो जब हम यूज करते हैं तो लगभग एलिमिनेट कर दिए जाते हैं सारे रिपल्स, कुछ रह जाते हैं। And what are the disadvantages of window functions? Windows provide little flexibility in design. जब आप डिजाइन करने चलते हैं FIR फिल्टर तो वहां पर बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी देता है विंडो। सिर्फ केजर विंडो है जो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, नहीं बाकी सारे विंडोज जो हैं वो फिक्स्ड फंक्शंस हैं और वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं देते। It is somewhat difficult to determine in advance the duration n required to meet the given frequency specification. जब तक आपको पैरामीटर न गिवन हो, बिना कैलकुलेशन किए आप ड्यूरेशन नहीं बता सकते, n नहीं बता सकते, फिल्टर ऑर्डर नहीं बता सकते, ठीक है। विंडो कैरेक्टरिस्टिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।